नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर राजकमल दिवाकर एक बार आपके साथ पुनः पॉलिटिकल साइंस की बड़ी बेहतरीन श्रृंखला को लेकर उपस्थित हूँ। तो श्रृंखला आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर ये नेट के लिए साबित होगी। और वो जो टॉपिक रहने वाला है आज हमारा, वो रहने वाला है राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी। और इस पॉलिटिकल थ्योरी में आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे राजनीतिक सिद्धांत का एक परिचय। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत होते क्या हैं, क्या इनकी महत्वता है और ये किस प्रकार राजनीति को प्रभावित करते हैं, इन सब मुद्दों पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ये जो राजनीतिक सिद्धांत है, ये राजनीतिक सिद्धांत मूल रूप से कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, इन सब चीजों पर आज हम नजर डालेंगे। देखिए, यहाँ एक कार्टून के माध्यम से स्पष्ट किया गया है, जिसके माध्यम से इन तीनों पात्रों में चर्चाएं हो रही है कि राजनीतिक सिद्धांत मूल रूप से क्या है। तो हम सबसे पहले आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि ये राजनीतिक सिद्धांत जो है ये है क्या। देखिए, मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है, यानी कि मनुष्य को दो मामलों में अद्वितीय माना जाता है। यानी कि दो चीजों में मनुष्य अन्य से भिन्न है। वो दो मामले क्या हैं? पहली बात, उसके पास एक तो विवेक होता है, सोचने समझने की शक्ति होती है, और अपनी गतिविधि में उसे व्यक्त करने की क्या होती है दोस्तों? योग्यता होती है। उसके पास भाषा का प्रयोग और एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता भी होती है। अन्य प्राणियों में ये क्षमताएं नहीं होती हैं। किसी भी प्राणी की मैं बात करूं, चाहे कोई जीव जंतु पशु पक्षी हो, उनमें ये नहीं। तो ये मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है। पहला कि उसके पास विवेक है, बुद्धि है, अच्छा बुरा भला सब कुछ सोच सकता है, समझ सकता है। दूसरी बात, अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। उसके पास एक भाषा होती है। देखिए, भाषा है, ठीक है ना, और एक दूसरे से संवाद करने की उसके पास क्षमता होती है। अन्य प्राणियों की मैं बात करूं तो देखिए, अन्य प्राणियों से इतर यानी अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य अंतरतम भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है कि उसके अंतर मन में क्या भावना चल रही है और क्या इच्छाएं चल रही हैं। वहीं वह जिन्हें अच्छा और वांछनीय मानता है, अपने उन विचारों को साझा कर सकता है और उन पर चर्चा कर सकता है। यानी कि मनुष्य के लिए जो विचार अच्छे प्रतीत होते हैं, उन पर वो चर्चा कर सकता है, उनको वो साझा कर सकता है। अब देखिए, मुद्दा क्या है, यह राजनीतिक सिद्धांत का है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें, जो राजनीतिक सिद्धांत है इसकी जड़ें मानव असीमितता की इन जुड़वा पहलुओं में ही होती हैं। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत की जो जड़ें हैं, राजनीतिक सिद्धांत की जो उत्पत्ति होती है, राजनीतिक सिद्धांत का जो बीजारोपण होता है, वो मानव असीमितता के इन जुड़वा पहलुओं में होती है, जिसमें एक हमने बात की एक की और एक बात की हमने भाषा की। ये कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण कर सकता है, जैसे कैसे कैसे बुनियादी तथ्यों का विश्लेषण कर सकता है, जैसे कि समाज को कैसे संगठित होना चाहिए। इन मुद्दों पर देखिए, समाज पर वो चर्चा कर सकता है कि समाज को, जो सोसाइटी है, उसे कैसे संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की जरूरत क्यों होती है ना। इस मुद्दे पर यानी कि गवर्नमेंट को लेकर, सरकार को लेकर भी वो चर्चा कर सकता है कि सरकार मूल रूप से कैसे कार्य करती है। सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा हो सकता है? सरकार की पहली बात, देखिए सरकार की दो चीजें हैं यहाँ। सरकार की दो चीजों पर वो विचार कर सकता है। पहली, कि सरकार की जरूरत क्यों है हमें, जरूरत, देखिए जरूरत सरकार की क्यों है। और दूसरी बात, अगर जरूरत है हमें, तो सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा होगा। अब देखिए, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप से तात्पर्य क्या है यहाँ। देखिए, सर्वश्रेष्ठ रूप से जो तात्पर्य लिया जाता है, वो लिया जाता है कि सरकार लोकतंत्रात्मक सरकार हो या राजतंत्रात्मक हो,
सरकार का स्वरूप संसदात्मक हो, सरकार का स्वरूप अध्यक्षात्मक हो, कैसी सरकार चाहिए। ठीक है, क्या कानून हमारी आजादी को सीमित करता है, इस बात पर भी चर्चाएं कर सकता है। तो दूसरा मुद्दा वो कानून को लेकर भी चर्चा कर सकता है कि कानून क्या हमको या हमारी आजादी को सीमित करता है। देखिए, कानून एक दौर पर या एक संदर्भ में हम ये देखते हैं कि कानून जो होते हैं, लॉ जो होते हैं, जिन्हें अपन कानून कहते हैं, लॉ जो होते हैं, लॉ क्या व्यक्ति के स्वतंत्रता को सीमित करता है या व्यक्ति के अधिकारों को सीमित करता है? बिल्कुल करता है। और कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, इस पर भी वो मंथन कर सकते हैं। राज सत्ता, देखिए राज सत्ता शासन सत्ता के अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है। यानी कि कोई भी सरकार है, कोई भी सरकार है, उस सरकार की अपनी जनता के प्रति क्या देनदारी होगी, इन सब मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। और इन सब की जो जड़ें हैं, यहीं से राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति होती है। नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी है। देखिए, दो प्रकार की जवाबदेही है। एक तो सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, इस पर चिंतन मनन किया जा सकता है समाज में, लोगों के बीच। दूसरी बात, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या जवाबदेही है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या एक व्यक्ति मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक व्यक्ति जब अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करता है तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे द्वारा जो स्वतंत्रता का प्रयोग किया जा रहा है, उस प्रयोग के माध्यम से मैं कहीं दूसरे की स्वतंत्रता को हनन नहीं कर रहा हूं। तो दो प्रकार की जवाबदेही है। अब देखें यहां हम आगे, तो राजनीतिक सिद्धांत जो है, राजनीतिक सिद्धांत, ध्यान रखें, राजनीतिक सिद्धांत जो है वो इसी प्रकार की, राजनीतिक सिद्धांत जो है वो क्या करते हैं, ध्यान रखें, राजनीतिक सिद्धांत जो है वो इसी तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है। यानी कि मूल रूप से राजनीतिक सिद्धांत में किन प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा की जाती है, तो कैसे कैसे चर्चा की जाती है। जैसे मैंने बताया, समाज को लेकर चर्चा की जा सकती है कि समाज की व्यवस्था कैसी होनी, सरकार का सरकार कैसी होनी चाहिए, सरकार का स्वरूप कौन सा होना चाहिए, और कैसी सरकार हमारे लिए श्रेष्ठ है। दूसरी, कानून की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्या कानून हमारी स्वतंत्रता का हनन करता है या हमारे अधिकारों को हमसे छीनता है। तीसरा महत्वपूर्ण बात कि सरकार की जवाबदेही, सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की इसके प्रति, उनके सिटीजन्स, नागरिक या व्यक्तियों के प्रति। दूसरी, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या जवाबदेही होनी चाहिए, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इन पर भी चर्चा करने की मुद्दा राजनीतिक सिद्धांत में आता है। तो यह लिखा है साफ, राजनीतिक सिद्धांत इस तरह पड़ताल करता है। और राजनीतिक जीवन, ध्यान रखना, राजनीतिक जीवन को अनुप्रमाणित करने वाले कौन कौन से तथ्य, देखें यहाँ, स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्यों के बारे में भी सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों का पड़ताल करता है और क्या करता है, राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता, न्याय। देखिए, प्रत्येक समाज या प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन में जैसे प्राणवायु जरूरी है, ऐसे ही उसे सामाजिक और राजनीतिक जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों की भी आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति या कोई भी समाज स्वतंत्रता, समानता या न्याय जैसे मूल्यों से अलग थलग होकर अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति समानता का हकदार है, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय चाहिए। न्याय से मतलब समाज में उपलब्ध संसाधनों का उचित वितरण, चाहे वो संसाधन प्राकृतिक हो, चाहे वो संसाधन कृत्रिम हो, उनका उचित वितरण ही क्या है, न्याय। न्याय की परिभाषा समय, परिस्थिति, काल के अनुसार बदलती रही है। चाहे वो प्लेटो की बात करें, चाहे हम जॉन रॉल्स की बात करें, चाहे स्वतंत्रतावादी F.A. हेयक की बात करें, इन सब ने अपने अपने संबंधित न्याय की अवधारणा को समय परिस्थिति के अनुसार बदला है। तो राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने के स्वतंत्रता, समानता जैसे
मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। इसके अलावा ये इनके अन्य संबंध अवधारणाओं के अर्थ और महत्व की व्याख्या करता है। कौन? राजनीतिक सिद्धांत। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत जो है, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत ही ये सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है कि स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है। देखिए हम आगे पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत में, तो राजनीतिक सिद्धांत में हम स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, शक्ति, सत्ता, वैधता, कारवाद, नाजीवाद, गांधीवाद, फाजीवाद, ये सारी विचारधाराएं उत्पन्न कैसे हुई, ये सारे सिद्धांत बने कैसे, निश्चित तौर पर मानव, हमने प्रारंभ में बात की थी, मानव अन्य प्राणियों से अलग दो मामलों में अद्वितीय है। पहली बात, उसके पास विवेक है, और दूसरी बात, उसके पास भाषा है, जिसके द्वारा वह एक चिंतन मनन या अपने विचारों का साझा करता है। इन साझा करने के माध्यम से ही ये कुछ राजनीतिक जीवन से संबंधित जो अवधारणाएं ये उत्पन्न होती हैं, और इनके पड़ताल भी राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत ही की जाती है। यानी कि राजनीतिक जीवन से जुड़ी हुई अवधारणाएं या राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए वे विचार जो व्यक्ति एक दूसरे से साझा करता है, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। यह है अतीत, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है? ध्यान रखें, राजनीतिक सिद्धांत अतीत, वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं को, मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। देखिए जैसे कि मैंने कहा था आपसे, अतीत और वर्तमान के कुछ राजनीतिक चिंतक, जैसे अतीत और वर्तमान की मैं बात करूं, अतीत में चलो मैं एक सिद्धांत की बात कर लेता हूं, न्याय की। देखिए न्याय के बारे में अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में जो न्याय था वो नैतिक था। यूनानी सभ्यता की बात करें तो उस समय प्लेटो जो न्याय की बात करता है वो नैतिकता पर आधारित करता है। प्लेटो जो न्याय की बात करता है वो कर्तव्य परायणता की बात करता है। प्लेटो के बाद अरस्तु उसके शिष्य आते हैं, वो कानूनी न्याय की बात करते हैं। और उसके बाद फिर आपके जॉन रॉल्स जो आते हैं, जॉन रॉल्स जो न्याय की बात करते हैं, वो बात करते हैं कि दीनहीन व्यक्ति को, जो पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देकर उन्हें विकास की धारा के साथ जोड़कर उन्हें आगे लाया जाना चाहिए। जॉन रॉल्स का एक और कथन बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें कि कोई भी श्रेष्ठतम व्यक्ति अपने अधीनस्थ किसी व्यक्ति के साथ जुड़कर ही अपने लिए अच्छे अवसर और सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है। यानी कि ओवरऑल जो है ना, सब मिलकर काम करते हैं। और रॉल्स का एक सिद्धांत आता है न्याय का, कहते हैं जंजीर का सिद्धांत या श्रृंखला सिद्धांत। यानी कि जंजीर की तरह समाज होता है और समाज को जंजीर की तरह काम करना चाहिए। इसलिए कहा जाए अतीत और वर्तमान, पास्ट में और प्रेजेंट में कुछ राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर अवधारणा को, मौजूदा परिभाषा को स्पष्ट किया जा सकता है। इसके बाद बात करें, देखिए ये जो विचार है राजनीतिक सिद्धांत के, चाहे वो स्वतंत्रता से संबंधित हो, समानता से संबंधित हो या न्याय से संबंधित हो, ये जो विचार हैं ये विद्यालय में, दुकान, बस, ट्रेन, सरकारी कार्यालय जैसे दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता, क्या स्वतंत्रता है, क्या समानता है, कहीं कोई भेद तो नहीं है, के विस्तार की वास्तविकता की परख भी करता है। किसी भी स्टेशन, किसी भी संस्थान, किसी भी मिशन, किसी सोसाइटी में अगर स्वतंत्रता नहीं है, अगर समानता नहीं है, तो वह स्वतंत्रता और समानता के लिए अक्सर करके हमने देखा है विचारों में द्वंद्व रहता है, संघर्ष रहता है और आखिरकार उनकी प्राप्ति की जाती है। सब कुछ किसमें रहता है? राजनीतिक सिद्धांतों में। आगे जाकर देखता है, आगे जाकर अगर हम देखें तो देखिए आगे जाकर क्या नजर आता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त हैं। वर्तमान में जो परिभाषा मैंने कहा था, समय और परिस्थिति के अनुसार अवधारणाएं बदलती हैं। न्याय की अवधारणा प्लेटो के समय क्या थी, अरस्तु के समय क्या थी, बेंथम के समय क्या थी, जॉन रॉल्स के समय क्या थी, F.A. हेयक के समय क्या थी, माइकल वॉल्जर जो समुदायवादी हैं उनके समय क्या थी। माइकल वॉल्जर जो समुदायवादी हैं उन्होंने न्याय की अलग ही अवधारणा दे डाली कि न्याय बहुलवादी संदर्भ में, यानी कि जहां जॉन रॉल्स एकलवादी न्याय की बात करते हैं, वहीं जो माइकल वॉल्जर हैं वो बहुलवादी न्याय क्षेत्र की बात करते हैं। अब बहुलवादी और एकलवादी में मूलभूत अंतर क्या है? अंतर इतना सा है केवल कि न्याय के
हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, चाहे वो आर्थिक न्याय हो, चाहे वो राजनीतिक न्याय हो, चाहे वो धार्मिक न्याय हो, सभी न्यायों के क्षेत्रों के निराकरण के लिए, यानी कि सभी क्षेत्रों में न्याय स्थापित करने के लिए रॉल्स एक ही प्रकार की नियम को लागू करने के प्रयास करता है, जबकि माइकल वॉल्जर जो है समुदायवादी, वो क्या कहते हैं कि समाज के या न्याय के हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, चाहे आर्थिक न्याय हो, चाहे वो धार्मिक न्याय हो, उन सभी क्षेत्रों में अलग अलग नियम लागू होने चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए, इस अध्याय में हमने ये जाना कि मूल रूप से राजनीतिक सिद्धांत है क्या। आगे इसी प्रकार से यह श्रृंखला अनवरत रूप से जारी रहेगी और हम राजनीतिक सिद्धांत की बेसिक को आपको समझाएंगे, जो आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, यूजीसी नेट का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे किसी भी स्टेट की पीजीटी परीक्षा हो, उन सब में बड़ा उपयोगी रहने वाला है। तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें, लगे रहें, मस्त रहें। नमस्कार, धन्यवाद।